पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ 2, पाठ का नाम है विलयन। आपका पाठ 2 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हेडिंग है राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट का नियम किसे कहते हैं या राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले के जो वीडियो में मैंने आपको बताया था वो क्या था, हेनरी का नियम। सेम हेनरी का जो नियम है सेम उन्हीं का नियम क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम भी होता है। सेम एकदम सेम टू सेम राउल्ट का नियम भी हेनरी के नियम के जैसा है। तो देखिए राउल्ट का जो नियम है, यानी किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी क्या है आपका राउल्ट का नियम, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। ये क्या है, राउल्ट का नियम है, उन्होंने ये नियम दिया है। और सेम इसी का जैसा हेनरी का नियम है जो मैंने आपको कल ही बता दिए थे। तो देखिए इनका गणितीय रूप में हम देख लेते हैं क्या होता है। यानी जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब को हम मान लेते हैं क्या, P0। ये क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल दैट क्या हो जाएगा, मोल अंश। मोल अंश को हम क्या मान लेते हैं, x। मोल अंश को क्या मान लेते हैं, x। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS। यस मान लेते हैं, जो कांस्टेंट आया है PS इनटू क्या रहेगा आपका x। x क्या है, मोल अंश है। या फिर आपका PS इक्वल टू जो इसका स्थिरांक होता है, PS क्या है, राउल्ट का स्थिरांक है, जिससे उसमें हेनरी का स्थिरांक था तो KS था, यहाँ क्या है, PS है, आंशिक दाब पर इनका स्थिरांक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या PS इक्वल टू P0 अपान में क्या हो जाएगा आपका x। ठीक, तो ये आपका हुआ। ये आपका, अगर यार हेनरी स्थिरांक ज्ञात करेंगे, या फिर आपका यही आप लिख दोगे, ये भी P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PS इंटू S। ठीक है, तो ये क्या है, राउल्ट, यानी राउल्ट का नियम है। अब राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं जो पेपर यानी बोर्ड के पेपर में निश्चित पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। यानी राउल्ट नियम की सीमाएं, राउल्ट नियम की क्या सीमाएं हैं उसको आप देख लीजिए। राउल्ट नियम की सीमाएं, राउल्ट नियम की सीमाएं। पहला है राउल्ट का नियम अतितनु विलयनों के लिए लागू नहीं होता है। दूसरा है राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय
युक्त के लिए लागू नहीं होता है। और तीसरा नियम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम अविलेय के लिए, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जो पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। यानी देखिए राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट का नियम अति तनु विलयनों के लिए लागू नहीं होता है। मतलब क्या है, अति तनु है, एकदम पतला सा हो, मतलब हल्का, तो उस पर इनका राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। दूसरा है राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय युक्त है, अवाष्पशील विलय युक्त के लिए लागू नहीं होता। और तीसरा जो है राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जो पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। यानी जो पूर्ण रूप से उसमें घुल जाते हैं उन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। तो आगे देखिए आपका एग्जाम्पल है जो आपको हेनरी का नियम बताया गया था, उस पर आपको एक एग्जाम्पल कराए गए थे और सेम उसी पर आधारित एक एग्जाम्पल और है, आपको बता दिए जा रहे हैं जिसे आप समझ जाइए। है क्या है देख लीजिए आप। दो 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.57 into 10 का पावर 8 PA यानी पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM एटमॉस्फेयर दाब पर बंद किया गया है। तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा बताइए। मात्रा बताइए या ज्ञात कीजिए। यानी सवाल आपका है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.6 into 10 का पावर 8 पास्कल है। 500 ml सोडा जल को 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें CO2 की मात्रा ज्ञात करना है। KH बराबर, यानी हल करेंगे इसको, KH यानी हेनरी स्थिरांक बराबर 1.67 into 10 का पावर
8 पास्कल है। ठीक, और उसके बाद आपका दाब कितना दिया है, प्रेशर, यानी CO2 का दाब P, CO2 बराबर कितना दिया, 2.5 ATM दिया। इसको हम पास्कल में चेंज कर देंगे, 2.5 इंटू 10^-25 पास्कल PA, यानी 1 ATM पर होता है 10,01,325 पास्कल होता है। तो इसको जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आएगा या, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10, 33, 225, 2.5, 5×25 का 5 हासिल, 2, 5 इधर दोबारा, 5 3 15, 16, 5 का नंबर 5, 6, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 5, 2 7, 2 15, 2 15, 5 2 6 5 11 13 3 आएगा कितना, 25331.2.5 पास्कल, ये आ गया। यानी अब PCO2 हमें ज्ञात हो गया है, और हमें क्या निकला है, क्या कहते हैं, हेनरी स्ट्रांग भी दिया है। अब हम निकाल लेंगे क्या, XCO2 या फिर XCO2 निकाल लेंगे, यानी CO2 की क्या, मोल अंश। तो XCO2 जब निकालेंगे, XCO2 बराबर, XCO2 निकालेंगे तो क्या होगा, यानी PCO2 अपान में KH बराबर 2533125 अपान में हो जाए कितना, 1.67 × 10⁻⁸। जब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये आएगा 1.517 × 10⁻³ मोल। ये हमें क्या हो गया, XCO2 यानी CO2 का क्या आ गया, मोल अंश आ गया। अब हमें निकालना क्या है, यानी 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा निकालना है। जब हमें मोलों की संख्या, अब देखिए जल कितना, आयतन कितना है, 500 ml, 500 ml सोडा जल है, इसको जल के लगभग, यानी जल का आयतन क्या हो जाएगा आपका, 500 ml ही होगा, तो जल के मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। XCO2 दिया है आपका, XCO2 बराबर क्या दिया, 1.517 × 10⁻⁻3। अब हम क्या निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या, यानी NH2O बराबर क्या हो जाएगा, 500 ml है, 500 अपान में क्या हो जाएगा, 18, भाग दे देंगे इसको, तो यह आएगा आपका लगभग में 78 मोल, यानी 27.78 मोल आ गया। ये क्या हो गया, जल के मोलों की संख्या हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मोल अंश बराबर क्या होता है, यानी इसका जो विलयन है वो क्या है, तनु है, तो आप निकालेंगे NCO2, NCO2 बराबर होगा, ये XCO2 अपान में क्या हो जाएगा, NCO NH2O, तो बराबर XCO2 कितना दिया है,
1.517 इंटू 10 का पावर -3 अपान क्या हो जाएगा 27.78। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। तो देखिए जब XCO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश। कार्बन डाइऑक्साइड का जब मोल अंश निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या अपान क्या होता है, कुल मोलों की संख्या होती है। तो जो आपका विलयन क्या है, तनु है, तो वहां n का मान छोड़ दिया गया था, यहाँ क्या हुआ NH2 यानी जल के मोलों की संख्या। तो देखिए आपका NCO2 बराबर कितना दिया है, आपका NCO2 का मान निकालना है तो XCO2 इंटू क्या हो जाएगा NH2O। NCO2 इक्वल टू XCO2 इंटू क्या हो जाएगा NH2O। तो अब क्या करेंगे, XCO2 की वैल्यू कितनी है 1.517 इंटू 10 का पावर -3 और इंटू NH2O की वैल्यू क्या है आपका 27.78। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब इन NCO2 इक्वल टू, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, यानी 42.14 इंटू 10 का पावर -3। तो NCO2 आ गया है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसका भार निकालना है, NCO2 का भार निकालना है। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या कहते हैं मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, CO2 है ना, ये 12 गुना क्या होता है कार्बन का 12 और ये 16 गुना 32 और 32 12 कितना हो जाएगा 44। तो ये 42.14 इंटू क्या हो जाएगा 44, तभी तो आएगा इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -3। इन टोटल को यानी इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका कितना 1.854 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया, यानी क्या होगा आपका CO2 की मात्रा। इस तरीके से आपका ये क्या हुआ न्यूमेरिकल समाप्त हुआ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो या आपको जो टॉपिक न समझ में आए हो या फिर राउल्ट के नियम में या हेनरी के नियम में जो आपको न समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर कॉल या SMS करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें